आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। बाबा विश्वनाथ के मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए जलाभिषेक हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना चल रही है। आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो सड़कों पर खड़े हुए लोग हैं, काशी की जनता है, पदये नमो नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये चैर्घोषाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते दिव्यादिन अव्यादिनीनां पदये नमो नमो श्रीकायभ्यो जुगाकुसतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्यचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्यचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो
स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यत्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य। सुख शांति सौमनस देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थम कृत दुरित जदा वदनन्दाक्षायणाहिर यज्ञुसतानीकाय सुमनस्यमानाः आवदनामि शतशारदाय जरदस्तिर्यथा समाजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य। पतये हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन उन्होंने किए। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज 4 राज्यों के दौरे पर रहे, असम, बंगाल, अरुणाचल और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा के दर पर पूजा अर्चना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो असम, बंगाल, अरुणाचल और अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर। सीधी तस्वीर इस वक्त आप वाराणसी से देख रहे हैं। साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद इस लिहाज से भी क्योंकि जो टारगेट बीजेपी ने इस बार तय किया है, जिस 400 पार का
नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने का जो कॉन्फिडेंस इस वक्त बीजेपी दिखा रही है, और एक के बाद एक चुनावी हलचल तेज होती हुई लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में पहुंचकर सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और अब इस वक्त उन्हें आप वाराणसी से देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में वो मौजूद हैं। बाबा के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद 44वीं बार ऐसा मौका है जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सवाल ऐसे में यही कि क्या यहीं से होगा बेड़ा पार? जिस टारगेट को तय किया है इस वक्त बीजेपी ने, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, 400 पार का नारा, और वो कैसे मुमकिन होगा? यही कोशिश, यही जद्दोजहद, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जिस तरीके से बीजेपी का देखने को मिल रहा है, बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, एक एक जन तक पहुंचना, पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से यही की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलना, उनसे एक कनेक्ट साधना, इसमें माहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी हमने कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी है जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो विषय आस्था का हो, विज्ञान का हो, या फिर कोई दूसरा विषय। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी से। देखिए, ये कोई ऐसा पहला मौका तो नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों का तूफानी दौरा किया हो। एक दशक के दौरान ऐसे कई मौके आए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के दौरान 60 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने चंद साल में पूर्वोत्तर की पॉलिटिक्स को कैसे बदल कर रख दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर हैट और हाथी से लेकर जीप तक पर सैर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी करने पहुंचे प्रधानमंत्री का यही अंदाज नजर आया। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। जंगल सफारी की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, हाथियों को अपने हाथ से गन्ना खिलाया, नेशनल पार्क की सुरक्षा में तैनात देश की बेटियों से मुलाकात की। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा में सफारी के बाद प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। ईटानगर में रोड शो और रैली की, दुनिया की सबसे ऊंची टनल का उद्घाटन किया। फिर असम आए, जोरहाट में 125 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ वेलर का उद्घाटन किया। फिर रैली की और क्या कहा, सुनिए। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहाँ की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहाँ की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं, और एक ही आवाज आ रही है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। जोरहाट की रैली में पीएम मोदी ने वही नारा लगाया जो वो अमूमन हर रैली में लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मिशन 400 प्लस के लिए बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट पर नजर क्यों है? जानना चाहते हैं तो सुनिए। पूर्वोत्तर में देश के 8 राज्य आते हैं। इनमें त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम शामिल हैं। देश के इन 8 राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद 24 में बीजेपी इस आंकड़े को और बढ़ाना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन
10 साल में बीजेपी ने जिस तरह से देश के पूर्वी छोर में भगवा परचम फहराया है, उसमें इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जानना चाहते हैं कैसे? खुद देखिए। नॉर्थ ईस्ट देश के पूरब वाला वो किनारा जहां की राजनीति से दिल्ली की सत्ता का सीधा कनेक्शन रहा है। इसे इत्तेफाक कहें या राजनीति की रवायत, लेकिन हकीकत यही है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में जिसके ज्यादा सांसद जीते उसी की केंद्र में सरकार बनी है। इतना ही नहीं, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी को पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में सत्ता हासिल होती है। यही वजह है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट पर रहा है। एक दशक के दौरान पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लगातार पूर्वोत्तर का दौरा करते रहे हैं, जिसने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की पूरी राजनीति को 360 डिग्री घुमा दिया। इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताई। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दौर में पूर्वोत्तर पर जिस कांग्रेस का शासन था, आज वही कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। 2016 तक बीजेपी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में एक भी राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन 2003 में बदले घटनाक्रम में पूर्वोत्तर के गेगांग अपांग ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और यहीं से पूर्वोत्तर में बीजेपी की राजनीति की शुरुआत हुई। आज नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। असम में 2016 और 2021 में जीत मिली, 2018 में त्रिपुरा में कमल खिला, अरुणाचल में 2017 और 2019 में विजय पताका फहराई, मणिपुर में 2017 और 2022 में जीत मिली, जबकि नागालैंड और मेघालय में बीजेपी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की अगुवाई में चल रही गठबंधन सरकारों में जूनियर पार्टनर है। यानी दशक भर पहले तक नॉर्थ ईस्ट की सियासी जमीन कमल खिलने के लिए ऊसर मानी जाती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में कमल खिल चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे? जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। एक दौर में देश के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहने वाला नॉर्थ ईस्ट आज देश की तरक्की में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी 60 बार से ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों में जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार इतनी बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। केंद्रीय मंत्री 400 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट थे, अब 16 हो चुके हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए 261 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम में 60% इलाके से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट पूरी तरह हटाया जा चुका है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट ने भी बीजेपी को गले लगाने में देर नहीं की, जिसने बीजेपी को न सिर्फ देश के एक कोने से दूसरे छोर तक सत्ता हासिल करने का मौका दिया, बल्कि हिंदू और हिंदी बेल्ट की पार्टी होने की इमेज भी बदल दी। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बड़े राज्यों में कश्मीर के बाद बीजेपी शासित असम का नंबर आता है, जहां 34% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। बाकी राज्यों की बात करें तो नागालैंड में 87.9%, मेघालय में 74.5%, मणिपुर में 41.2% और अरुणाचल प्रदेश में 30.2% ईसाई आबादी है। पूर्वोत्तर की जटिलता और विविधता के बावजूद बीजेपी का उभार और खास हो जाता है।
लेकिन असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में 1 से 2 लोकसभा की सीटें हैं। बावजूद इसके बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। वजह क्या है? देश की चुनावी राजनीति को करीब से जानने वाले प्रशांत किशोर से सुनिए। इनकी जो कार्यशैली है, ये वो लोग नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दे गो फॉर द किल। अगर उनको मालूम है कि वो जीत रहे तो भी वो हल्के में नहीं लड़ेंगे। वो दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे, लेकिन अपनी मेहनत में, अपने प्रयास में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, एक सीट, वो एक सीट भी जो है कि इफ वी आर ऑन टॉप वी मस्ट फिनिश द ऑपोजिशन, तो ये उनका स्वभाव है, उनका कार्यशैली का हिस्सा है। अगर आपको उनसे लड़ना है तो आप ये मानकर चलिए कि वो लास्ट तक लड़ेंगे। अगर जीत रहे तो भी उस जीत को और बड़ी बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। इस बार भी ऐसा ही है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी 190 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी देश के एक छोर से दूसरे कोने तक तूफानी दौरा कर रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के पॉलिटिकल गेम में अगले कुछ महीने कैसे बीतते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले गोयल ने इस्तीफा दे दिया। 2027 तक था अरुण गोयल का कार्यकाल। राष्ट्रपति ने गोयल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अरुण गोयल का इस्तीफा, अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल, जिनका कार्यकाल 2027 तक था, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने को है, इंतजार उसी का है। लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इस खबर पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुक करेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, क्या है पीछे की खबर? और अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकित, अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा। अरुण गोयल का इस्तीफा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, क्या वजह, क्या और डिटेल्स है इस खबर पर हमारे पास? श्री, इस बारे में अभी तक फिलहाल जो है किसी के पास कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये वजह क्या रही है, क्यों अचानक अरुण गोयल ने अपने पास से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग के कई अधिकारियों से और कई जो है लोगों से हमारी जो बातचीत हो रही है, तो उनमें से सभी लोगों के लिए ये खबर एक चौंकाने वाली है। क्योंकि कई लोगों से जो बातचीत हुई है तो जानकारी ये भी मिली है कि अभी अरुण गोयल और कमीशन को, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगले 2-3 दिनों बाद जो कश्मीर के दौरे पर भी जाना है और उसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होना है। तो ऐसे में अभी जो है 2 दिन पहले बंगाल के दौरे से लौट के आया है कमीशन, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। तो ऐसे में अचानक उनका इस्तीफा अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और जो कोई जो है, चाहे वो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हों या फिर बाकी लोग जो उनको जानते हैं, सभी लोगों के लिए खबर चौंकाने वाली है। तो फिलहाल अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया है कि क्यों अचानक चुनावों की तारीख से करीबन 1 हफ्ते पहले ही अरुण गोयल ने, यानी कि चुनाव आयुक्त ने दिया अपने पास से इस्तीफा। बिल्कुल अंकित, और यही चौंकाने वाली बात, बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि 2027 तक अभी उनका कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। आप नजर बनाकर रखिएगा अंकित। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।